नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एलपी का नोटिस आने वाला है। इसका फॉर्म भरा जाना था 15 मई से और आज 14 मई को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस फुल नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीजें आई हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, पिछली बार की तुलना में इस बार कोई बदलाव आया है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्या कौन-कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, ये सारी की सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। जो ये नोटिस है इसको मैंने खोल रखा है। सबसे पहले अगर डेट की बात करेंगे तो 15 मई से इसका फॉर्म भरा जाना है और 14 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में 1-2 दिन का एक्स्ट्रा आपको समय मिलेगा फिर सबमिट करने के लिए, ठीक है? इसके बाद में बात करें तो इसमें लेवल 2 की वैकेंसी है जिसका इनिशियल पे 19,900 रुपए है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। एज है 18 से 30 साल, कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। टोटल वैकेंसी 11,127 है, जो कि शॉर्ट नोटिस के माध्यम से ऑलरेडी हमको पहले से मालूम है। और आगे बढ़ते हैं, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नोटिस एक बार आप अपने पास में जरूर रीड कर लीजिएगा। खास बात ये है कि इस बार इन लोगों ने नोटिफिकेशन में थोड़े से हाइलाइट्स भी कर रखे हैं कि किस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें करनी है। जैसे जिसने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वो लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो वो नया अकाउंट क्रिएट करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? खास बात ये रहती है कि इसमें हमेशा ये लोग नोटिस में एक बात जरूर देते हैं कि जो भी आप आरआरबी सेलेक्ट करते हो, बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर्म को मॉडिफिकेशन का डेट आता है, लेकिन उस मॉडिफिकेशन में आप अपना आरआरबी नहीं चेंज कर सकते हो। आप अपने फॉर्म का डेटा तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आरआरबी नहीं चेंज कर सकते हो। इसको भी यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है। हर बार ये सेम सेम चीजें ही रहती हैं। बाकी ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर बार बच्चे नहीं समझते और बार-बार कॉल आती है हमारे टीम के पास में, मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि जो भी नोटिस आता है इस समय, अच्छी बात ये है कि उस नोटिस में हेल्पलाइन नंबर भी दिए होते हैं, ईमेल आईडी भी दी होती है। तो कोई अगर रिटन में डेटा उनसे मांगना है तो मेल करिए और जनरल इंक्वायरी करना है तो आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ये देखो, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, फिजिकली फिट होना चाहिए सभी रिस्पेक्ट में। मेन जो इसमें प्रॉब्लम रहता है वो विजन का रहता है। विजन इसमें 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विदाउट विथ फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन। मतलब आप देखो तो सारे के सारे आंख से ही रिलेटेड हैं। आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ये लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, सर्जरी भी एक्सेप्ट नहीं करते। सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो मेडिकल बहुत फिट होना चाहिए आंखों के लिए और बाकी मेंटली भी बहुत फिट होना चाहिए। उसके लिए ये लोग साइको टेस्ट लेते हैं, सीबेट का टेस्ट होता है जिससे उसका एनालिसिस ये लोग कर लेते हैं, ठीक है? सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद में ये बेसिक चीजें हैं। नेशनैलिटी क्या होना चाहिए, एज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, 18 से 30 साल होना चाहिए। इसके बाद में आपको मालूम है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल है, एक्स सर्विसमैन एससी, एसटी के लिए 8 साल है, एससी, एसटी के लिए 5 साल है और बाकी और भी कोई कैंडिडेट है तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि क्या उसका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है? सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे इतने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो आपको समझना है कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि 18 से 30 साल के बीच में जो बच्चे यूआर कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 के बाद का है, तो फॉर्म नहीं भर सकते। अपर लिमिट है ये। इसके बाद का मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो 18 साल से 96 से 6 26 30 साल हो गया। मतलब इसके बाद के होने चाहिए, इसके पहले के नहीं हो सकते। 95 का नहीं हो सकता। मतलब 1 जुलाई 1996 का होगा तो नहीं होगा। 30 जून 1996 का होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये आखिरी लिमिट है। 1/7/2008, 1/7/2008 के बाद अगर पैदा हुए, 2009 में पैदा हुए तो फॉर्म नहीं भर सकते, 2010 में पैदा हुए तो फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब इसके और इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो। एक ये डेट लिखा हुआ है, एक ये डेट, इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो तो इससे और इसके बीच में डेट होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी हो तो इसके और इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया आपका एज एज के बारे में। बाकी सब आपको जैसे जैसे आगे चढ़ोगे तो बताता जाता है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या क्वालिफिकेशन में आपका फॉर्म डाल सकते हो। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सर ए। नीचे जब हम अभी आगे जाएंगे जहां पर हमारा जोन वाइज वैकेंसी का डेटा रहेगा, वहीं पर लिखा रहता है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है, उसको वहां पर मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, अगर फीस के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपए की फीस रहती है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो। दूसरे में जो कैटेगरी है इसके अलावा सभी के लिए 500 है। और ये कह रहा है कि आउट ऑफ दिस फी amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in first stage CBT। 400 रुपए आपके वापिस आ जाएंगे बैंक चार्जेस को काट के, लेकिन शर्त यह है कि आपको स्टेज 1 का एग्जाम देना होगा। अगर आप स्टेज 1 का एग्जाम नहीं दोगे तो पैसा चला जाएगा। देखो, जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं हर बार 50 से 60% बच्चे इस फॉर्म को पेपर देने जाते हैं, मतलब 40% जो बच्चों का पैसा है वो सरकार अपने पास रख लेती है, वापस भी नहीं करती। कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC। कॉशन टू कैंडिडेट्स EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC और EWS। EBC अलग है, इसको OBS और OBC और EWS से वो मत करें। इनका कितना फीस लगेगा? 250, और 250 पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा बैंक चार्ज काट के जब आप फर्स्ट स्टेज एग्जाम में होगे। तो दोनों के लिए आपको समझना, पहले केस में 500 जमा करोगे 400 वापस हो जाएगा, लेकिन स्टेज 1 का एग्जाम देना होगा। दूसरे केस में 250 जमा करोगे 250 वापस आ जाएगा बैंक चार्ज काट के, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा पैसा रिफंड नहीं है। मैं पूछता हूँ एग्जाम दिया था CBT 1 का? सर नहीं दिया था, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे नहीं दिया है तो इसीलिए तो आया नहीं है। ठीक है, चलो बाकी सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बाकी सब EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास क्या है वो सारा का सारा है। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जिनका भी स्टेट का डॉक्यूमेंट है उनको सेंट्रल का डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में सारा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से आपका रिजर्वेशन लगेगा। ठीक, सारे जितने भी आपकी कैटेगरी के रिजर्वेशन है सब यहाँ पे लिखे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये सबसे पहले अगर आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो या तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम रहनी चाहिए। अगर ये चीज आपको मालूम नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो एग्जाम होगा उसके कितने प्रोसेस होंगे। एक पहला स्टेज का एग्जाम होगा, एक दूसरा स्टेज का एग्जाम होगा, फिर इसके बाद में एक साइको टेस्ट होता है जिसको CBAT बोलते हैं। जब ये आप क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है, तो ये अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन ये दोनों साथ में होते हैं। DV और मेडिकल एक तरीके से साथ ही में होता है, एक ही जगह पे होगा RRB में जाके, और ये एक साथ होता है। तो ये स्टेज है। अब इसके बाद में इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका CBT 1 में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है आपका, फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में आपको देखो क्या क्या चीजें रहेंगी। आपके सिलेबस में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला आपका रहता है मैथमेटिक्स, दूसरा आपका रहता है मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, और तीसरा आपका है जनरल साइंस। मैथ में वही सारे के सारे अर्थमेटिक और एडवांस के चैप्टर, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर आप एडवांस में देखोगे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक। कैलेंडर क्लॉक आपका रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं, ज्यादातर रीजनिंग में पढ़ाया जाता है। मेंटल एबिलिटी में सारी की सारी चीजें देख रखी हैं रीजनिंग के टॉपिक। जनरल साइंस में वही सिलेबस, अंडर सेल कवर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये आपका स्टेज 1 का एग्जाम हो गया। स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है इसमें आपके 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। सही क्वेश्चन करने पर 1 मार्क मिलता है और गलत क्वेश्चन करने पर 1/3 मार्क कट जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका आता है, अगर स्टेज 1 आपका क्लियर होगा तो स्टेज 2 के लिए जाओगे, और स्टेज 2 के लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि कितने बच्चे स्टेज 2 में जाएंगे। जो स्टेज 1 होता है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT shall be done RRB वाइज एंड कमिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन CBT 1 among the candidates who have chosen the same RRB only. Candidates belong to SC, ST, OBC, NCL, EWS will be shortlisted for CBT 2 against UR category provided that they are not availed any relaxation। अगर उनको UR कैटेगरी के में भी मतलब फाइट करना है तो उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो वो UR कैटेगरी के लिए फाइट कर सकते हैं। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पहले पास किया था। 2025 की वैकेंसी में ये नहीं लगा हुआ है, लेकिन 2026 की वैकेंसी में ये नया नियम लागू हो गया है। पिछली साल में ये देख रहा था कि कब ये नियम लगेगा, लेकिन अभी तक इन्होंने लगाया नहीं था। 2026 में इन्होंने लगा दिया। जो कैंडिडेट्स SC, ST, OBC और EWS में बिलोंग करते हैं, सेकेंड स्टेज में UR कैटेगरी से तभी इनको लिया जाएगा जब इन्होंने SC, ST का कोई भी, OBC का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा। जैसे मान लो एज रिलैक्सेशन नहीं लिया आपने जनरल से फॉर्म भरा, भले आप SC के हो, तो आपको UR कैटेगरी से कंसीडर किया जाएगा, UR के लिए सीट फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाले हो, किसी भी कैटेगरी SC, ST, OBC,
ईडब्ल्यूएस के क्या फॉर्म डाल रखा है, अब बड़ा लोचा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपने एससी से फॉर्म भरा है तो आप एससी की सीट के लिए फाइट करोगे, यूआर के लिए आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। ये लाइन ये कहना चाह रहा है। कंसेशन इन एज, क्वालिफिकेशन और मार्क्स एक्सेट्रा, ये देखो कह रहा है अवेल्ड इन एनी रिलैक्सेशन, अगर आपने एज में रिलैक्सेशन ले रखा है, क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रखा है या मार्क्स में रिलैक्सेशन ले रखा है, तो आपको जनरल कैटेगरी में will be shortlisted for CBT against general category, they are not availed। मतलब अगर ये चीज नहीं ली है, अगर ले ली है तो CBT2 यूआर कैटेगरी में आपको नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चे, इसको हल्के में ना लेना। जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से फॉर्म भरने जा रहे हैं, टोटल वैकेंसी को काउंट करके इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको किस कैटेगरी का यूज करना है। यूआर कैटेगरी का यूज करना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यूज करना है, यूआर कैटेगरी का यूज करना है, ओबीसी कैटेगरी का यूज करना है। एससी एसटी वाले तो मतलब मेरा मानना है एससी एसटी वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिक्कत आएगी मेन वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के साथ में रहेगी। ठीक है। Candidates who are shortlisted availing the reservation benefits of community category ex-servicemen shall continue to be considered only against the community category for all subsequent stages। मतलब जो भी बच्चा कैटेगरी के बेस पे सेलेक्ट होगा वो आगे कैटेगरी के बेस पे ही कंटिन्यू करेगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड CBT2 shall be limited to 15 times। ये हर बार रहता है, जितनी भी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना बच्चे CBT2 में जाते हैं। However, railway reserves the right to increase decrease above limit as required। वो मतलब डिपेंड करता है कि बच्चे अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेज 2 का जो एग्जाम सिलेबस है उसको भी देख लो। इसमें फिर से वही है, पार्ट ए पार्ट बी 2 पेपर होंगे। पार्ट ए 90 मिनट का 100 क्वेश्चन, पार्ट बी 60 मिनट का 75 क्वेश्चन। टोटल आपको यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग, और सही के लिए 1। पार्ट ए में मिनिमम पासिंग परसेंटेज ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 40%, ये 30%, ये 30%, ये 25%, ये हर बार रहता है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। Only the marks to score in part A shall be counted for shortlisting of candidate for the further stage of this requirement recruitment process, provided that candidate irrespective of committee able to secure qualifying marks in 35% in part B। फिर से वही बात है, पार्ट ए का जो मार्क है वही आगे के स्टेज में काउंट होगा, पार्ट बी का मार्क्स काउंट नहीं होगा। पार्ट बी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग का नेचर का है और इसमें 35% आपको चाहिए। पार्ट ए के सिलेबस में फिर से वही चीजें हैं जो पिछली बार थी, कोई चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अब देखो पिछली बार भी और इस बार भी अभी तक इसमें कोई एग्जाम में ये नहीं दे रखा है कि मैथ कितने का आएगा, रीजनिंग कितने का आएगा और बेसिक साइंस कितने का है। पहले आपको दिया रहता था कि पहली बार जब 2024 में वैकेंसी आई थी तो रीजनिंग मैथ आपका 25 का था, रीजनिंग आपका 25 का था और बेसिक साइंस आपका 50 क्वेश्चन का था। पहले जो आता था वो 25-25, 10-40 आता था, 10 जीएस रहता था, लेकिन अब जीएस हटा दिया है। तो इस बार जो अभी 2025 का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, जिसमें ये पैटर्न दिया नहीं गया था कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जब वो क्वेश्चन आएगा तब अपने को मालूम चलेगा। इसी तरीके से इसका भी है कि अभी आइडिया नहीं है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग और बेसिक साइंस आपका 50 नंबर का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। इसकी तैयारी को और ट्रेड की तैयारी को पहले से जारी कर लीजिएगा। ट्रेड और बेसिक साइंस की तैयारी को सीबीटी 1 के साथ में ही करते रहेगा। पार्ट बी का सिलेबस ये है, ट्रेड है, ट्रेड वाइज सिलेबस जो है वो सारा का सारा ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से ट्रेड का क्या क्या आपका पार्ट बी का सिलेबस है। ज्यादातर बच्चों को अपना सिलेबस नहीं मालूम रहता, आईटीआई वालों को बहुत अच्छे से मालूम रहता है, जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं वो इसको एक बार जरूर देख लेंगे। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन भी देख लो। अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि किस किस कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप ट्रेड आईटीआई कर रखा है तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सारी की सारी ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड है। अगर इसमें हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। इसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे हैं, फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन है, मिल राइट मेंटेनेंस है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक है। इसी तरीके ऑटोमोबाइल में है मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी मैकेनिक। तो ये सारे के सारे आपके ट्रेड हो गए आईटीआई से रिलेटेड, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। सी बैट के बारे में फिर से वही है, सी बैट आपका होता है जब आप स्टेज 2 आप क्लियर हो जाता है। पार्ट बी में 35% नंबर आपके हैं और पार्ट ए में
मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपका सी बैट का होता है। सी बैट के लिए याद रखना कि कितने बच्चे ले आते हैं, 8 टाइम्स, जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। और जो रूल हमारा सीबीटी 1 के बेस पे लगा था वही सेम रूल यहाँ पर भी चलेगा। और इस बार इन लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसका नोटिस पहले भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं कि क्या इन लोगों ने बदलाव किया हुआ है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है कि जो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डीवी के लिए जो बच्चे जाएंगे, द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड आरआरबी वाइज ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द सीबेट, द मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 एंड द स्कोर ऑब्टेन इन सीबेट। पार्ट ए का स्कोर लिया जाएगा और सीबेट का स्कोर लिया जाएगा, और इनका जो वेटेज है वो किस रेशियो में रहेगा, 50-50 रेशियो में रहेगा। पहले जो रेशियो था ये कितना था, 70-30 था। 70-30 होने की वजह से पार्ट ए का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, साइको का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा था, मतलब कम नहीं था। ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, अच्छा खासा पहले से वेटेज था, लेकिन इस वेटेज को और बढ़ा दिया गया है। और पार्ट ए का जो वेटेज है वो कम किया गया है, लेकिन इसको कम मत समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये साइको का वेटेज बढ़ा रहा है, पार्ट ए का वेटेज में जो कमी हो रही है ना वो बहुत वैसा कमी नहीं है, लेकिन साइको कहां स्टिल वेटेज आपका बढ़ रहा है। तो तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि स्ट्रेटजी प्रॉपर आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसको आपको समझना था। बाकी फिर कैसे फॉर्म को भरना है, यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे आप आरआरबी पे जाके अकाउंट बनाओगे, कैसे फॉर्म को भरोगे, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप एक बार नोटिस को जरूर अपने से चेक कर लीजिएगा। फोटो कैसे अपलोड करना है, साइन कैसे अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, हर बार ऐसा होता है, फोटो और सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप उस चीज को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा और उसी बेसिस पे आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। कैसे कैसे सारा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फोटो का साइज कितना होना चाहिए, रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर के लिए भी लिखा हुआ है और सेम चीज आपको फोटो के लिए भी लिखा हुआ है। कैसे होना चाहिए, नॉन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैप होना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आपको अच्छे से पढ़ के फिर आपको फॉर्म अपना भरना है। ठीक है, चलो, ये लगभग लगभग हमारे सारे के सारे पॉइंट हो गए। ये सारे के सारे आरआरबी ऑफिशियल आरआरबी इस नोटिस में दिया हुआ है। आप जो भी अपना आरआरबी सेलेक्ट करोगे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको हमेशा मिलता रहेगा। बाकी ये सारा का सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, फॉर्म को कैसे भरना है। मेन अब आपका जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। अभी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो जोन वाइज नहीं था। अब सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी है कि पोस्ट वाइज पैरामीटर असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की वैकेंसी है, मेडिकल कैटेगरी A1 है। अब देखो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप मेट्रिकुलेशन है प्लस आईटीआई हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जितने अभी ऊपर हम लोगों ने ट्रेड बात की थी, अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो, जिसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। या अगर मेट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है ट्रेड में, जो ये ट्रेड यहाँ पे लिखी हुई है, इसी ट्रेड में अगर आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है तो भी आप 10th प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बेसिस पे भी आप एलिजिबल रहोगे। इसके बाद में या तो आपने मेट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। किसमें, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, ऑटोमोबाइल में और मैकेनिकल में, या इनसे रिलेटेड जितनी भी अदर स्ट्रीम होती हैं, सब स्ट्रीम होती हैं उसमें। इसके अलावा और भी दे रखा है, combination of various stream of recognized institute of in lieu of ITI. Degree in engineering disciplines as above will also be accepted in lieu of the diploma in engineering. सेम जो आपके डिप्लोमा है और इंजीनियरिंग है सेम ही स्ट्रीम के होने चाहिए, मतलब ये वही है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका हो गया एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब मेन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो देखो सबसे पहले आपका जोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिया रहेगा, अहमदाबाद है, अजमेर है, प्रयागराज है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। इसको मैं क्या करूंगा कि आपको जोन वाइज वैकेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको ऊपर कर दूंगा। वैसे यहीं से भी देख सकते हो कि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिख रही है वो भुवनेश्वर में मुझे दिख रही है। अगर मैं देखूं तो ऐसे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिख रही है कितनी है, भुवनेश्वर में दिख रही है 548 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। तो जो भी बच्चे हैं यूआर वाले वो भुवनेश्वर से फॉर्म डाल सकते हैं, या अपने जोन को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि उसके 548 के आसपास कौन से जोन है।
कई सारे जोन यहाँ पर होंगे जिनमें 2-2 एनसीआर, एनआर है, 284 यहाँ है, 62 यहाँ है। जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 284 के लिए भरे कि 62 के लिए भरे। देखो, अगर आप प्रयागराज से भरते हो तो 284 के लिए भी एलिजिबल होगे। यहाँ पे अगर आपको ये 284 दिख रहा है, तो अगर आपने प्रयागराज जोन से फॉर्म भरा तो आप 284 वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो और 62 वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो। बस वहां पे आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कि पहले यहां नौकरी चाहिए कि पहले यहां नौकरी चाहिए। इसी तरीके भोपाल में 2 जोन है, 2 डिवीजन है, तो आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल हो, यहाँ के लिए भी आपको जोन का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे मुंबई में 3 आपके डिवीजन आते हैं, बिलासपुर में आपके 3 डिवीजन आते हैं। छोटा हो जा भाई, इतना क्यों परेशान कर रहा है। हम्म, बिलासपुर में देखोगे तो सीआर और एससीआर 187 और 84। इसके बाद में कोलकाता में भी आ जाओ, मुंबई में भी आ जाओ। देखो कोलकाता में भी 2 जोन है, 53 101। मुंबई में देखो आपके 3 जोन आ जाएंगे, 3 डिवीजन, सीआर है, एससीआर है, डब्ल्यूआर है, 207 है, 7 है, 5 है। आप एलिजिबल सबके लिए रहोगे। रांची में 2 है, ठीक है। तो सारी की सारी यूआर के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल 4860 वैकेंसी है। एससी के लिए 1746 है, एसटी के लिए 919 है, ओबीसी के लिए 2598 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1004 वैकेंसी है। टोटल 11127 वैकेंसी है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल दिया हुआ है इधर से कितनी कितनी वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन को भी टोटल 1115 है। अब ये देखो, जो 1115 वैकेंसी है ना, ये इन्हीं में से है। एक्स सर्विसमैन वाले यूआर कैटेगरी में भी जाएंगे, एक्स सर्विसमैन वाले एससी में जाएंगे, एक्स सर्विसमैन वाले एसटी में जाएंगे, एक्स सर्विस वाले यहाँ जाएंगे। तो ये अलग से वैकेंसी नहीं है, ये 11127 में ही ये 1115 वैकेंसी इंक्लूडेड है। अगर कोई सीट खाली जाती है तो वो दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। तो ये आपका सारा का सारा डेटा हो गया जो आपका नोटिफिकेशन आया है। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह सारे के सारे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी इस बार के नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा। बट फिर भी आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हो, सर ये वाला इंफॉर्मेशन हमको और जानना है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उस पर भी हम लोग वीडियो कर देंगे। बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई, पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक ढेरों सिलेक्शन दे रखे हैं 2024 के एग्जाम में, और 2025 की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एग्जाम में एक बार में सिलेक्शन हो जाए, तो आरआरबी के लिए माई पाठशाला पर आपका एएलपी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप सारे के सारे बच्चे इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एएलपी 2026 के लिए आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप सारे के सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जा सकते हो। और माई पाठशाला पर तैयारी के लिए बुक्स भी अवेलेबल है। आपकी फिजिक्स की बुक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसकी भी आपको बुक मिल जाएगी माई पाठशाला पर। तो माई पाठशाला का ऐप इंस्टॉल करके बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप एएलपी 2026 के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और एग्जाम में एक बार में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, जैसे बाकी बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग सेलिब्रेशन वगैरह भी करते हैं, बहुत मजा आता है। तो अगर आप भी इस तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं, नौकरी पाने की खुशी चाहते हैं, अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। चांस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के लिए माई पाठशाला हमेशा आपके साथ में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।